हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी के। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था चेंज ऑफ स्टेट फॉर्म, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो उसमें हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखा था। उस एक्टिविटी में हम लोगों ने 1 kg आइस लिया था। उस आइस ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 1 kg ही लेना था, क्योंकि अगर हम लोग आइस जितनी ही ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमें उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग एक टैंक टैंक पानी ले लें और उसको भी हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस के ही टेम्परेचर पे हम लोग उसे बॉयल कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 kg आइस को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर देते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था, वो ग्राफ ऐसे यहाँ पे भी बना है। और सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि हमें मैटर का स्टेट चेंज करना है। तो मैटर का जब हम लोग स्टेट चेंज करते हैं तो ये बेसिकली होता क्या है। मैटर का स्टेट चेंज मीन्स कि हम उसके पार्टिकल्स के पोजीशन को ही तो चेंज करते हैं। अगर पार्टिकल्स पास पास हैं तो सॉलिड, पार्टिकल दूर दूर हैं तो लिक्विड, थोड़ी दूर दूर हैं तो लिक्विड, और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो गैस। यही तो होता है। तो हमें ये मैटर का फिजिकल नेचर में हमारे रूम टेम्परेचर पे, हमारे सराउंडिंग में ये अपने नॉर्मल स्टेट में होते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को, या हम लोग आइस को, वाटर को हम लोग आइस में कन्वर्ट करना चाहें, तो हमें उसमें से उसके पार्टिकल्स को पास पास लाना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड का नेचर है, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। तो हमें, और लिक्विड में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड के कंपेयर में, और उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी थोड़ा कम होता है सॉलिड के कंपेयर में, ऐसा होता है। और गैस में तो बहुत ही कम होता है। तो हमें इस सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना है या आइस को फ्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पार्टिकल्स के अंदर का अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा करना पड़ेगा। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा करना पड़ेगा, और पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसे भी तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। थोड़ा कम क्या, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो वो क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि हम अपने आंखों से उसे नहीं देख पाते हैं, ना ही उसे नॉर्मली फील कर पाते हैं। आंखों से तो हम पार्टिकल्स को भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए, माइक्रो से नहीं, तो उसके लिए मतलब बहुत बड़ा स्कोप वगैरह रहता है। अगर उसे हम लोग देखते हैं तो वो भी हम उसे नहीं फील कर पाते हैं, उसके अंदर की स्पेस को। तो पार्टिकल्स को पास पास लाना पड़ेगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही इस पूरे चैप्टर में सिर्फ पार्टिकल्स का ही तो गेम है। पार्टिकल्स को पास लाना है, पार्टिकल्स को दूर ले जाना है। और मैटर का फिजिकल नेचर है जो हमें मतलब हमारे सराउंडिंग में या हमारे रूम टेम्परेचर में है। लेकिन अगर हम उस चीज को, उस मैटर को हम उसके अपने हिसाब से हम उसे सॉलिड से लिक्विड करना चाहते हैं, अगर वो है तो जैसे कि आयरन आयरन अगर सॉलिड फॉर्म में है, किसी बड़े से बॉक्स की शेप में है, तो हमें अगर उसे उसका इस्तेमाल करना है तो उसे कुछ ना कुछ शेप देना पड़ेगा। और शेप तो हम ऐसे दे नहीं सकते हैं नॉर्मली। अगर हम लोग प्रेशर भी लगाएंगे तो उतना हम लोग अपने मन चाह मतलब जैसा चाहेंगे वैसा शेप नहीं दे सकते हैं। तो हमें उसको मेल्ट करना पड़ेगा, यानी कि किसी सॉलिड को जब हम लोग लिक्विड में लेके जाते हैं तो हम लोग उस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। तो हमें उसे मेल्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि उसके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़े। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे तो पार्टिकल्स थोड़े दूर होंगे, और जब पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होंगे तो उसमें लिक्विड का नेचर शो होने लगेगा और हम उसे अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकेंगे। तो यही सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें हम लोग में, और मतलब कि लिक्विड को जब हम लोग सॉलिड में लेके जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। यानी कि कोई भी लिक्विड है उससे हम लोग सॉलिड में लेके जाएंगे तो हम लोग उसे फ्रीजिंग कहते हैं। इन सारी चीजों को इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से देखा था, और उसके भी प्रीवियस यानी कि और सारे लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है उसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं, और मैटर होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने एकदम अच्छे से देख चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से अगर कोई भी मैटर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन।
क्या आपको ऐसा कोई एग्जांपल आ रहा है आपके ब्रेन में कि कोई भी ऐसा चीज है जो लिक्विड है उस और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? तो हम अगर पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें वेपर आ जाता है। वेपर आ जाता है तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में पहले था और फिर वो बाद में एनर्जी पाने की वजह से उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में थी और दूर दूर हो गए तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस का क्या नेचर होता है, गैस के पार्टिकल्स की उसके में अट्रैक्शन फोर्स तो मानो बहुत ही कम होता है और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, दो मॉलिक्यूल्स के दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो जब हम लोग लिक्विड में भी कर देते हैं, लिक्विड लिक्विड में जब हम लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने के बाद उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसे तो हम लोग बोलते हैं वेपर, यानी कि वाटर के लिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच अ लिक्विड टर्न इनटू गैस फॉर्म, यानी कि जो लिक्विड है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे ही हम लोग इवेपोरेशन कह देते हैं। और इवेपोरेशन का एग्जांपल्स वाटर वेपोरेटिंग फॉर्म पुडल्स, यानी कि जो हमारे आसपास ये हम लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आते हैं। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है कि हमारे आसपास रिवर है या पुडल्स है या कुछ भी उसमें से, जैसे सी हो गया समुद्र वगैरह, उस सारे चीजों में से सनलाइट की वजह से वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे आसमान में जाता है तो क्लाउड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर क्लाउड से वो नीचे आता है एक बारिश में यानी कि रेन के फॉर्म में, तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में नीचे आता है। तो ये वाटर साइकिल हम लोग ने देखा है, तो यहाँ पे उसी चीज को डिफाइन किया गया है। और दूसरा क्लोथ, क्लोथ ड्राइंग इन द सन, यानी कि जो कपड़े हैं वो सनलाइट में सूख जाते हैं। ड्राइंग इन द सन यानी कि कपड़े जो है धूप में सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट की वजह से। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो कपड़े सूख जाते हैं, कपड़ों के अंदर से वाटर निकल जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आप लोगों ने अगर इसके पहले वाले लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने जो एक्टिविटी देखा है, बीकर में हम लोगों ने आइस लिया है, फिर उसमें हम लोग उसे एनर्जी प्रोवाइड किया है, तो क्या हुआ है क्या हुआ कि जो आइस क्यूब है हम लोगों को एनर्जी देने के बाद वो कुछ टाइम तक, मान लीजिए हम लोगों ने उसमें एक थर्मामीटर भी डाला था उसकी रीडिंग देखने के लिए कि कितना डिग्री सेल्सियस तक वो है, तो -5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोगों ने देखा था उस एक्टिविटी में कि जो आइस का टेम्परेचर है उस वक्त -5 डिग्री सेल्सियस है। -5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 से भी कम है। तो हम लोगों ने उसे और ज्यादा एनर्जी दी थी। एनर्जी यानी कि हम लोगों ने उसे हीट किया था, और तो हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और बढ़ते 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 जाके सेकेंड बढ़ते बढ़ते यानी कि -5 से बढ़ते बढ़ते जाके -2 -1 तक जाके ये बढ़ता रहा, ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहा। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे आके ये रुक गया और तब तक रुका रहा जब तक कि उस बीकर में के सारे आइस मेल्ट नहीं हो गए। उस बीकर में के सारे आइस मेल्ट नहीं हुए तब तक, यानी कि उसमें थोड़े से भी अगर आइस बचे हैं तब भी वो रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा था। 0 डिग्री सेल्सियस उसके बाद वो फिर तब बढ़ेगा, यानी कि जब हम लोग उसमें और ज्यादा टेम्परेचर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जब वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आइस, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वो रुक जाएगा और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद रुक जाएगा क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इवेपोरेशन को इवेपोरेशन को नहीं, हाँ, इवेपोरेशन को ही बॉइलिंग कहते हैं क्योंकि जब हमारे घर में ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि वाटर जो है बॉयल हो गया यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तब तक रुका रहेगा जब तक पूरे वाटर बॉयल होके, यानी कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाते हम। और अगर पूरे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग एनर्जी देंगे तो वाटर को तो जाएगा नहीं, वाटर के पार्टिकल्स को तो वो जाएगा नहीं। इसके बाद वाटर के पार्टिकल्स का जो
टेम्परेचर है वो नहीं इंक्रीज होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं जनरली कि पूरे इसमें इस चैप्टर में हम लोग स्टेट अगर चेंज कर रहे हैं किसी भी मैटर का, तो या तो हम लोग उसमें से एनर्जी दे रहे हैं या एनर्जी निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है या घटाना है। और ये हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, या तो टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से हम लोग उसमें का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, और प्रेशर की वजह से हम उन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास पास ला दे रहे हैं। ये गैस फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि दोनों पार्टिकल्स को जितने पास लाएंगे वो धीरे धीरे लिक्विड, लिक्विड से बहुत पास लाने पे सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन। आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस ग्राफ को बहुत ही डिटेल में समझा, और अगर वैसे इसमें भी हम लोगों ने देख लिया। और अगर आप लोगों को इतने में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम लोग इसको देखते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हम लोग किसे कहते हैं, जब कोई भी मेटल गैस स्टेट में है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। उसका फिजिकल नेचर या वो गैस स्टेट में है और उसको लिक्विड स्टेट में जाना है, तो हम लोग इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। गैस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में जाना है, तो गैस के पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है, दूर दूर रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। और लिक्विड में लेके जाना है तो लिक्विड का पार्टिकल्स का नेचर, इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है और थोड़ा ज्यादा होता है, गैस के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होता है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो थोड़ा दूर दूर होता है, थोड़ा गैस के कंपेयर में तो पास होता है। हाँ, गैस के कंपेयर से कर रहे हैं, सॉलिड से नहीं। तो गैस के कंपेयर में वो पास पास होता है और सॉलिड के कंपेयर में वो दूर दूर होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे गैस से कंपेयर करना है, तो हमें गैस फॉर्म में है तो उसे लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो क्या करना है, उसके पार्टिकल्स को थोड़ा पास पास लाना है और उसमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में अक्सर प्रेशर का इस्तेमाल होता है। और इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो हमारे घर में जो गैस सिलेंडर रखा जाता है, जिससे हम लोग जिसमें एलपीजी गैस भरा होता है, वो गैस फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम लोग सिलेंडर को हिलाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि उसमें कुछ लिक्विड है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन वो लिक्विड होता नहीं है। उसे बहुत ही ज्यादा प्रेशर से एक छोटे से टैंक में भरा जाता है, इसलिए वो लिक्विड का नेचर जैसे शो करने लगता है। हम लोग हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें लिक्विड है, लेकिन उसमें लिक्विड नहीं होता है, उसमें गैस होता है। वो इस्तेमाल भी गैस फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें रहता मतलब प्रेशर की वजह से उसमें जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। प्रेशर से भरने की वजह से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। पास पास आने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा बढ़ जाता है गैस के कंपेयर में, तो वो लिक्विड के नीचे की तरह शो करने लगते हैं। और सारे भी हैं, पहले हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन क्या है। द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर become liquid, it is the रिवर्स एक्शन ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन का रिवर्स एक्शन है, यानी कि इवेपोरेशन जो है इसका उल्टा है। इवेपोरेशन में पार्टिकल्स को लोग क्या कर रहे थे, लिक्विड से गैस में लेके जाना था, लिक्विड से यानी कि पार्टिकल्स पास थे तो दूर लेके जाना था, दूर थे, और इसमें पार्टिकल्स दूर है तो पास लेके आना है, तो इसमें रिवर्स है, यानी कि उल्टा इवेपोरेशन के। और इसके एग्जांपल फॉग है और क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स कैसे, वाटर वेपर वेपर में कन्वर्ट होके हमारे आसमान में जाता है और वहां पे क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होता है, गैस फॉर्म गैस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वेपर में जब रहता है, जब वो वेपर होके वो हमारे क्लाउड में जाता है, तो वो फिर उसके पार्टिकल्स क्लाउड में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और पास पास आ जाते हैं, और उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे इस अर्थ से यानी कि हमारे सराउंडिंग से जाते हैं उसमें, और वो कुछ वजन हो जाते हैं। वजन होने की वजह से वो क्लाउड रेन फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे अर्थ पे दोबारा आ जाते हैं। तो यही प्रोसेस है, यानी कि क्लाउड्स का। और फॉग भी यही प्रोसेस होता है, इवेपोरेट होके यानी कि वेपर में कन्वर्ट होके वाटर हमारे स्काई में जाते हैं। स्काई में जाने के बाद वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके, जैसे हम लोग इसे विंटर सीजन में बहुत ज्यादा देखते हैं, तो उस टाइम में ये होता है फॉग। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा, कोई भी हम चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग। सॉलिड है, मेल्ट हो गया यानी कि पिघल गया।
सॉलिड है, मेल्ट हो गया, लिक्विड में आ गया। अब कोई भी लिक्विड है, उसे सॉलिड में लेके जाना है, यानी कि उसके पार्टिकल्स पास पास आ गए, उसके पार्टिकल्स पास पास आ गए तो वो फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया यानी कि फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कहते हैं या सॉलिड, फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं उसको। इसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। गैस में क्या, लिक्विड में क्या करना था, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर थे, गैस थोड़ी दूर दूर थे। और गैस के पार्टिकल्स थोड़े बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो क्या करना था, और भी दूर करना था, लिक्विड के पार्टिकल्स को और दूर करना था। कैसे, टेम्परेचर देकर। टेम्परेचर क्यों देना था, क्योंकि उस पार्टिकल्स का नेचर होता है मूव करना। ये आप लोगों को पहले से ही पता है, पार्टिकल्स का नेचर होता है मूव करना। तो हम लोग जब उसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो और ही ज्यादा एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, उसका नेचर है, तो हम लोग और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसके पास और ज्यादा एनर्जी आ जाएगा। और ज्यादा एनर्जी आएगा तो और ज्यादा तेज से, यानी कि और ज्यादा जल्दी 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 वो मूव करने लगेगा। और जैसे और ज्यादा जल्दी जल्दी वो मूव करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, दूर मूव करेगा तो दूर होगा, दूर होगा तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होगा और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम लोगों को उससे गैस से फिर लिक्विड मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जब कोई भी हम लोग वाटर बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर अगर प्लेट से उसे हम लोग ढक दें या किसी भी चीज से, तो उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये कैसा होता है, कोई मैजिक तो होता नहीं है कि हमारे प्लेट पे पहले से कुछ कोई वाटर पार्टिकल्स थे नहीं, हम लोगों ने उसे ढका है तो वो फिर वहां पे वाटर कैसे आ गया। तो ये हमारे वेपर के वजह से होता है। वेपर जो है वो सॉलिड, उसका नेचर है, फिजिकल नेचर है, वो लिक्विड फॉर्म में है। और उसमें हम लोग एनर्जी दे दिए हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऊपर से ढका हुआ है तो वो प्रेशर है, वो निकल तो पा नहीं रहा है, तो वहां पे उसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास पास आते आते वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और उसका काइनेटिक एनर्जी भी वो प्लेट जो है वो अपने अंदर ले ले रहा है, और तो प्लेट जो है हॉट हो जाता है और वो उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और भी कुछ होगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ना है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है किसी भी लेक्चर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।